हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 12 दिसंबर 2019 में जो शिफ्ट 2 में मैथ्स के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे सीपीओ 2019 के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। टारगेट रहेगा इस सीरीज का कि 1500 से 2000 क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग सॉल्व करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे मिस ना हो। ये जो डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए चलाया जा रहा है, डेली 2 प्रैक्टिस सेशन भी आपको दे देते हैं ताकि आपकी सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। क्वेश्चन जो भी यहाँ कंसीडर किए जाते हैं वो लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न, मतलब जब से टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया 2018 से, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल के यहाँ पर करने वाले हैं। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। तो आप लोग मुझ पर रिलाय भी कर सकते हैं कि जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके काम आने वाली है। इससे पहले हम लोग 20 प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं जिसमें मैं आपको सीपीओ 2020, सीजीएल 2019 और सीपीओ 2019 की सारी शिफ्ट करा चुका हूँ। मतलब सीपीओ 2019 का रह गया, सीजीएल 19 और सीपीओ 2020 हम लोग खत्म कर चुके हैं। सीपीओ 19 की इसके बाद 2 वीडियोस रह जाती है, मतलब 13 दिसंबर 2019 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का 2 एग्जाम आपके रह जाते हैं, जो आपको 2 सेट रह जाते हैं जो आपको कराने सॉल्व है। तो ये कल की डेट में, मतलब आज की डेट में आपको एक ही वीडियो मिल जाएगी, मतलब मिल पाएगी। और कल को हम लोग 2 वीडियो के साथ 13 दिसंबर 2019 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करके हम लोग कल सीपीओ 19 खत्म कर देंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे सीएचएसएल 2019 की तरफ। और अभी आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट दिख जाएगी जिसमें हम लोग 20 प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट कर चुके हैं, ठीक है। और ये वीडियो ज़रूर देख लेना क्योंकि इसमें जो है डीआई डिफरेंट आई है और 4 से 5 क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे पूछे हुए हैं। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखना एंड तक। और इससे पहले हम कुछ चैप्टर भी कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड मेजर, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग कर भी चुके हैं। चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। जो भी सीरियस एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है एक बार ज़रूर गो थ्रू हो, एक बार कंटेंट ज़रूर देखें। आपको बिल्कुल 100% अप टू डेट कंटेंट दिया है जिसको प्रीवियस ईयर, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे दिए गए हैं 2019 तक के, और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए गए हैं। और चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ये हमारे लिंक है। यहाँ पे आपको मतलब सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हमारे सभी लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले ताकि जो भी पढ़ाता हूँ उसके नोट्स की पीडीएफ वहाँ डाल देता हूँ, क्वेश्चन बैंक कोई तैयार करता हूँ वो डाल देता हूँ, जो भी मैं चैप्टर्स के क्वेश्चंस तैयार करता हूँ और जो भी क्लास नोट्स तैयार करता हूँ, चाहे वो मैं कोई चैप्टर करा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन वगैरह निकलती रहती है उन सारी नोटिफिकेशन एग्जैक्ट पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दी जाती है टेलीग्राम चैनल पर। फेसबुक पर हम पीडीएफ नहीं दे सकते तो मैं लिंक जनरेट कर देता हूँ ताकि आप कमीशन की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली विजिट करके आप लोग सीधा वहाँ नोटिफिकेशन पढ़ सकें। और जो भी चैप्टर कंप्लीट कराता हूँ उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल देता हूँ। यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो फ्री प्रैक्टिस सेशन आपके लिए चलाया जा रहा है और फ्री मैथमेटिक्स कोर्स इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जैसे ही हम लोग ये सेशन खत्म करेंगे सीएचएसएल का सेशन करने के बाद। और सीजीएल 2020 मेन से पहले मेरी ट्राई रहेगी कि हम मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर दें और जीडी 2021 की जो तैयारी करने वाला है और एमटीएस 2020 की जो तैयारी करना है वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। बेसिक की वीडियो देख लेना, आपकी बात बन जाएगी। और इंक्वायरी किसी को तो हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर देना, व्हाट्सएप पे किसी को कोई डाउट पूछना है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में बोला है मैंगोज आर बॉट एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज पर टन। इफ 1/3 ऑफ द टोटल मैंगोज आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ इतना, देन एट व्हाट प्राइस पर टन शुड द रिमेनिंग मैंगोज बी सोल्ड। आप मान लीजिए आप मान लीजिए कि 3 टन मैंगोज खरीदे, आप मान लीजिए कि 3 टन मैंगोज खरीदे और आपको पता है 1,000 रुपये, 1,000 नहीं 10,000 रुपये टन है। तो आपने देखा टोटल कॉस्ट प्राइस जो पड़ गया वो कितना पड़ गया, आपने देखा टोटल कॉस्ट प्राइस बढ़ गया कितना 30,000। तो आपने देखा कि 1 टन जो कि 1/3 हो गया 3 टन का, आपने देखा 1/3 जो आपने खरीदा उसका 1/3। तो आपने देखा कि मान लिया हमने कि हमने 3 टन खरीदा तो आपने देखा 1 टन जो है वो 4% लॉस पे गया है। तो आपने देखा 1 टन का कॉस्ट प्राइस था कितना, आपको पता है कि पर टन 10,000 रुपये पड़ रहे हैं। तो आपने देखा कि पर टन
10,000 रुपये पड़ रहा है, मतलब 1 टन का कॉस्ट प्राइस कितना 10,000, तो आपने देखा इस पे 4% नुकसान हो गया, तो आपने देखा 9600 सेलिंग प्राइस रहा होगा। फिर आपने देखा बाकी के 2 टन कितने पे बेचे जाएं ताकि ओवरऑल होल ट्रांजैक्शन पे 30% आपको प्रॉफिट मिले। आपने देखा टोटल सीपी कितना 30,000, टोटल एसपी कितना आ जाएगा, आपने देखा टोटल एसपी कितना आ जाएगा टोटल सीपी, और टोटल सीपी पे 30% आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आपने देखा 100 + 30/100, तो आपने देखा कितना आ गया 39,000 आ गया। आपने देखा सेलिंग प्राइस 3 टन का, मतलब 3 टन का सेलिंग प्राइस कितना होनी चाहिए 39,000, जिसमें से 1 टन जो है वो 9600 पे जा चुका है। तो आपने देखा कि बचे हुए 2 टन कितने में बिकेंगे, आपने देखा बचे हुए 2 टन जो है वो कितने में बिकेंगे 28,400 पे। आपने क्या देखा, आपने देखा कि 28,400 नहीं 29,400 आ जाएगा। वेट, आपने देखा कि पहला टन जो था हमारा 4% लॉस पे जो गया वो 9600 में बिका, और 3 टन की कीमत कितनी होनी चाहिए सेलिंग प्राइस की, आपने देखा 39,000। तो आपने देखा बाकी 2 टन कितने में बिकने हैं, आपने देखा 39,000 में से अगर मैं 9600 निकाल लूँ तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 004 और 9 और 2। फिर आपने देखा ये 2 टन की कीमत है, 2 टन का सेलिंग प्राइस ये है, तो 1 टन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपने देखा 1 टन का जो सेलिंग प्राइस है वो इतना हो जाएगा। तो आपसे पूछा है देन एट व्हाट प्राइस पर टन शुड द रिमेनिंग, पर टन आपने देखा ये 2 टन की कीमत है तो ये 1 टन की आ गई, रिमेनिंग मैंगोज बी सोल्ड, तो आपके पास आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा क्या आपसे ए बी पूछा है, a - b दिया है, a² + b², आपने देखा कि मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, मैंने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे लिखा है ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड में लिखा है ये। फिर आपने देखा 45 - 25 की वैल्यू कितनी आ गई 2ab, तो ab की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आपने देखा कितना आ गया, इसको सॉल्व करके 20, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 10, तो आपने देखा 10 वैल्यू आ जाएगी, और करेक्ट है 10 वैल्यू आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना। आप देखोगे कि पहले आपको ये सॉल्व करना है, तो आपने देखा 77 में से 7 गया 70, और 70 अगर मैं जोड़ूं तो कितना आ गया 87.35, तो न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं, आपने देखा कि 7 × 8.35, ठीक है, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नीचे तो आ गया 15, ऊपर 10 - 3 7, तो आपने देखा यहाँ से 1/5 आ गया, ठीक है। और फिर आपने देखा कि अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो 10 आएगा, फिर 29.1 आ गया आपके पास, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व कर लें, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे प्रॉपरली तो आप देखेंगे कि ऊपर तो 87.35, नीचे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया 58.45 - 0.2 और 29.1। तो आगे अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, आपने देखा 87.35 लिखा है, फिर ये कितना हो गया 87, ये भी 87.35 ही हो जाएगा। तो आपने देखा काटा दोनों को 1 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन में बोला है वैभव जो है 60 दिन में किसी काम को ख़त्म कर देता है, आपने देखा वैभव जो है 60 दिन में काम खत्म कर देगा, टोटल टाइम जो लगेगा वैभव को 60 दिन। अभी बोला है ही वर्क देयर फॉर 15 डेज, आपने देखा 60 दिन में काम खत्म कर देता है, और उसने काम किया कितना 15 दिन, तो आपने देखा कि यार उसने 1/4 काम किया होगा। अब 1/4 काम वैभव ने काम कर दिया तो बचा कितना काम 3/4। अब ये 3/4 काम जो है रिमेनिंग वर्क है, और इसको संदीप अकेला 30 दिन में करेगा। तो आपने देखा संदीप अकेला बचा हुआ काम जो कि 3/4 है कितने टाइम में करेगा 30 में। तो आपने देखा कि अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा 40, मतलब संदीप जो है टोटल काम जो है कितने टाइम में कर देगा 40 दिन में। आपने देखा एलसीएम 120, 1 दिन का काम इसका 2 गया, इसका 3। तो अगर संदीप और वैभव दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम में कर देंगे, टोटल टाइम कैसे आ जाएगा टोटल वर्क बाय वन डे वर्क। तो आपने देखा दोनों का वन डे वर्क कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 24 दिन आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर लें। आपने देखा कि ये कितना आ गया, ये आ गया 9, 18, 10, तो ऊपर कितना बचा 66, ठीक है। और नीचे वाले को सॉल्व कर ले। फिर आपने देखा कि जब मैं इसको देखूं तो ये 15 है, और 3 × 3 9 हो जाएगा, और 9 गया अगर 6, तो आपने देखा 11 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10√3 सेंटीमीटर आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द अल्टीट्यूड। आपने देखा 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल को ज्वाइन करना है, आपने मान लिया ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक ही है, ठीक है, दोनों के रंग भी चेंज किए हुए हैं मैंने, और एक ही है।
तो आपने देखा इनको ज्वाइन कर दिया, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड आपने देख ली कितनी हो जाएगी 10√3, ये आपको मेंशन ही है। आपको बोला है अल्टीट्यूड बताइए कि इनका अल्टीट्यूड क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का। आपने देखा कि अल्टीट्यूड पहली बात तो होता क्या है, आपको पता है कि अल्टीट्यूड जो होता है वो एक वर्टिसेस से ड्रॉ करना सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर। तो आपने देखा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल का अल्टीट्यूड है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी अल्टीट्यूड है। तो आपको पता चल गया कि अल्टीट्यूड ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो आएगा आपके पास वो अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल आने वाला है। सॉल्व कर लो। तो आपने देखा कितनी वैल्यू होती है √3/2। ए कितना है आपके पास 10√3। तो आपने देखा कि 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेडर लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल के साथ आपने देखा ये वॉल हो गई, ठीक है। अब ये लेडर मान लो, ठीक है। और कितना एंगल बनाया हुआ है इसने, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है। द फुट ऑफ लेडर मतलब फुट जो है लेडर का यहाँ पे है इज 6.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल ये फुट ये, तो आपने देखा इसकी लेंथ आपको दी है कितनी 6.5 मीटर, ठीक है। आपसे पूछा गया था लेंथ ऑफ लेडर, आपने देखा कि 60 डिग्री ट्रायंगल है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है। तो आपको 1 की वैल्यू दी है, आपसे लेंथ ऑफ लेडर पूछा मतलब 2 की वैल्यू पूछी है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक है। यूनिट देख लेना। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपको पता है सबसे छोटा जो 4 डिजिट नंबर होता है वो होता कौन सा है, आपको पता है सबसे छोटा जो 4 डिजिट नंबर, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो आप कि सबसे बड़ा जो 3 डिजिट नंबर होता है वो 999 होता है, ठीक है। आपने देखना है क्या कि व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसका HCF जो 23 मतलब 23 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 23 का मल्टीपल होना चाहिए, आपने देखा कि 23 का मल्टीपल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने देखा 23 का मल्टीपल तो 23 दूनी 46 और 92, फिर आपने देखा यहाँ पे कितना आ गया 69। तो आपको पता चल गया क्या कि आपने देखा 79 तो आपने देखा 69। तो आपने एक चीज़ देखी क्या कि 10 आ गया रिमाइंडर, मतलब 989 ऐसा नंबर था, 989 ऐसा नंबर था जो कि किस पे जा रहा था एग्जैक्टली 23 पे। तो आपने देखा कि पहली बात तो ये 23 × 43 है, तो आपने देखा कि इसका जो मल्टीपल है वो क्या क्या है 23 और 43, मतलब 989 सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है जो 23 पे जाएगा। फिर आपने देखा क्या कि आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट चाहिए। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मतलब 1000 से जरा सा ऊपर, कितना ऊपर होगा, आपने देखा 1000 से वो होने वाला है। अगर मैं देखूं कि यहाँ पे अगर मैं 1000 लिख देता, अगर मैं यहाँ पे 1000 लिख देता तो आपको पता चल गया कि रिमाइंडर कितना आता 11 आता, क्योंकि 999 पे रिमाइंडर 10 आया। अब 11 और 23 का मल्टीपल मतलब आपको 12 और जोड़ना पड़ेगा तब जाके 23 आएगा। तो आपको 1000 में 12 जोड़ना है। तो आपने देखा 1012 एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 23 पे जाएगा और 23 × 44 वैल्यू होती है। तो आपने देखा इन दोनों का HCF हो कितना गया 989 और 1012 का अगर मैं HCF देखूँ 989 और 1012 का अगर मैं HCF देखूँ तो आप यहाँ से देख सकते हो 23 आया। तो आप समझ गए कि ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर और एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब आपसे इसका जोड़ पूछा है तो यूनिट डिजिट जो है 1 आना चाहिए, तो 2001 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बस आपको समझना है कि ये 23 का मल्टीपल पूछ रहा है जो कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट हो। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में बोला टेंजेंट है ए पे और ना सर्कल सेंटर है ओ पे। तो आपने देखा पहली बात तो ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने देखा कि आपको एंगल BAQ दिया है, मतलब ये वाला आपको एंगल दिया है कितना 105 डिग्री, ठीक है। देखो पहली बात तो एक चीज़ देखो आप यहाँ पर, अगर आप इसको ज्वाइन कर दो, आप अगर इसको ज्वाइन कर देते हो, अगर आप इसको ज्वाइन कर देते हो तो आपको पता है कि इतना जो एंगल है ना वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट जो रेडियस के साथ एंगल बनाती है वो 90 बनाती है। तो आपने देखा कंप्लीट 105 था, तो ये कितने का हो गया, आपको पता चल गया कि ये हो गया 15 डिग्री का, ये वाला जो एंगल है ये 15 डिग्री का हो गया। फिर आप एक और चीज़ देखें क्या कि डायामीटर जो है वो सरकमफ्रेंस के साथ कौन सा एंगल बनाता है 90, मतलब ये 90 का हो गया, कौन सा एंगल PAQ 90 हो गया। फिर आपने देखा कि ये वाला जो एंगल बचा, ये वाला, ये बार वाला, मतलब एंगल BAP जो बचा वो भी 15 डिग्री बचा। अब आपने देखा ये वाला भी 15 का हो गया, ये वाला भी 15 का, तो ये वाला एंगल कितने का बचा, एक सेकेंड, ठीक है।
तो आपने देखा ये वाला जो एंगल आपके पास आ जाएगा वो कितना, आपने देखा ये 15 30 हो गया, टोटल है 105। तो ये कितना बचा बीच में एंगल, ये बचा है आपका, एक सेकेंड, 15 30, तो ये बचा 75। अब आपको पता है ओ ए ओ पी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों रेडियस है। अब ओ पी के सामने जो एंगल होगा वो एंगल कौन सा एंगल, ओ ए पी जो होगा वो एंगल ओ पी ए के इक्वल हो जाएगा। तो आपने देखा एंगल ओ ए पी, तो आपने 75 निकाल लिया, तो ओ पी ए जो एंगल होगा, और जो कि आपसे पूछा एंगल ए पी क्यू, उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 75 डिग्री। ठीक है, तो काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं, हम कैसे भी निकाल लो। क्वेश्चन में दिया है सैलरी राजू और पीटर की इतनी है, अगर सैलरी में इतना इतना इंक्रीमेंट हो जाए 25-25 होगा तो नया रेशो ये तैयार होगा। आपने देखा पहली चीज़ तो ये कि पहले सैलरी कितनी है, मतलब सैलरी है कितनी, 3:5। अगर ऐसा हो, कैसा हो कि अगर 25-25 होगा इंक्रीमेंट मिल जाए तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 11:15। आपने देखा कि दोनों में ना कॉमन इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने का 25 होगा। पर अगर मैं यहाँ से देखूँ कि रेशो में कितना इंक्रीमेंट, इसके हिसाब से 10 हो रहा है और इसके हिसाब से 8 हो रहा है, मतलब कॉमन नहीं हो रहा। आपको कॉमन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको कॉमन बनाने के लिए देखो एक तरीका तो यह है कि आपने 3:5 लिखा, 11:15, और फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और एक तरीका यह है कि आपने 3x माना पहले वाली को, मतलब राजू की सैलरी को 3x माना, 5x माना पीटर की सैलरी को, 25-25 होगा इंक्रीमेंट दे दिया, और फिर आपने देखा कि जो नया रेशो तैयार हो रहा है सैलरी का वो कितना हो रहा है, इतना। इसको भी सॉल्व करोगे तब भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, आप सबसे पहले ना इन दोनों के बीच का रेशो इक्वल बनाओ, मतलब 5 और 15 का जो रेशो का डिफरेंस है कितना, 10 आ रहा है, 3 और 11 का 8 आ रहा है। इसको पहले तो इक्वल बनाओ भाई, 10 और 8 अनइक्वल चीज़ें नहीं आनी चाहिए, इक्वल आना चाहिए, क्योंकि सैलरी में इक्वल इंक्रीमेंट हुआ है दोनों की। तो आपने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना, 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2। आप क्या करो कि आपको अगर इन दोनों का डिफरेंस 4 बनाना है जो कि इसके इक्वल हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। तो आपने देखा रेशो क्या तैयार हुआ, 6:10, और यहाँ से कितना तैयार हुआ, 11:15। अब देखो दोनों का डिफरेंस इक्वल आ गया, मतलब 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 2500, तो 1 की वैल्यु कितनी आ गई, 500। अब आप 6 की वैल्यू निकालोगे तो राजू की सैलरी आ जाएगी, 10 की वैल्यू निकालोगे तो पीटर की सैलरी आ जाएगी, जो कि आपकी कितनी हो जाएगी, 5000 रुपये। ठीक है, और ये तो इफ़ की कंडीशन है, इनकी वैल्यू तो आपको निकालनी ही नहीं, क्योंकि बोला है आपको क्या कि अगर ऐसा होता, हुआ नहीं है, अगर होता। ठीक है, तो सैलरी जो है वो पहले वाली रेशो से आएगी, क्योंकि ये ही रिक्वायर्ड सैलरी है, मतलब रिक्वायर्ड सैलरी का रेशो है। अब आपने देखा ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए क्यूब, अगर मैं ए को मान लूँ 2.8, ये बी क्यूब, और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ये तो गया। अब आपने एक चीज़ देखनी है क्या कि यार यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 22 है, तो अगर मैं इसको 28 और 22 बना दूँ, इसको 28 और 22 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 के क्यूब से, 3 के क्यूब से नहीं 10 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, इन दोनों को। ठीक है, तो आपने देखा कि 10 के क्यूब से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर तो हो जाएगा क्या, 28 का क्यूब और 22 का क्यूब, तो फिर मुझे 10 के क्यूब से डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक तो नीचे चीज़ आ गई क्या, 10 का क्यूब, तो एक तो नीचे ये आ गया। फिर आपने देखा कि क्या बचेगा फाइनली, ए प्लस बी बचेगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे भी क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, कट गया। तो फाइनली बचा क्या, ए प्लस बी, इसकी वैल्यू है कितनी, 28 प्लस 22 कितना, 50। अब 50 मतलब 5/100 आ जाएगा, 0.05 इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बोला सर्कुलर वायर है ऑफ डायमीटर इतना, मतलब ये वायर कुछ इस फॉर्म में है और इसका डायमीटर आपको दिया है। तो आपको डायमीटर दिया है तो सबसे पहला काम क्या, आप रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस कितनी आ गई, इतनी। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी क्या, आपको बोला है कि अब ये जो सर्कुलर वायर थी इसको बेंट किया गया किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसकी जो लेंथ है वो 142% ब्रेड्थ का है। मतलब अगर मैं ब्रेड्थ को 100 मानूँ तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 142। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 71:50, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो कितना है, 71:50। अब पहली बात तो आप एक चीज़ समझें क्या, कि ये जो वायर थी, मतलब वायर जो थी ऐसे घुमाई हुई थी पहले, मतलब सर्कुलर थी, अब क्या हो गया, अब रेक्टेंगुलर हो गई। तो आप एक चीज़ समझें क्या, कि जो सरकमफ्रेंस थी सर्कल पे वही पैरामीटर होगा रेक्टेंगल पे, क्योंकि ये जो सरकमफ्रेंस आएगी ये क्या आने वाली है, ये आपके पास लेंथ ऑफ वायर आने वाली है कि वायर कितनी लंबी है। अब वही वायर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर दी, तो आप सबसे पहले इसका सरकमफ्रेंस निकाले। आपने सरकमफ्रेंस निकाला तो आपने देखा सरकमफ्रेंस कितना आ गया, 2πr।
ठीक है। तो आपने सॉल्व किया तो आपने देखा कि यहाँ से आपकी वैल्यू 242 आ गई, ठीक है। मतलब 242 जो आपके पास आया है, वो जो आया है आपके पास, वो क्या है, सरकमफ्रांस। अब जो सरकमफ्रांस इसका था वो इसके पैरामीटर के इक्वल होगा, मतलब सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि बस शेप चेंज की है, लेंथ तो उतने की उतनी है ना वायर की। तो आपने देखा कि पैरामीटर कितना आएगा, आपको पता है पैरामीटर होता क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आपने पहले तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ किया, कितना हो गया 141, और ये होती है 2 गुना इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 242 सेंटीमीटर। फिर आपने देखा एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने देखा एक की वैल्यू तो 242/242 हो जाएगी, जो कि 1 आ गई। तो आपने देखा एक की वैल्यू 1, तो 71 की वैल्यू 71, 50 की वैल्यू 50, मतलब जो लेंथ है वो कितनी आ गई, ये 71 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ जो आपके पास 50 आ गई। अभी आपसे एरिया पूछा है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 71 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3550 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 71 इंटू 50। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम अ पॉइंट। पहली बात तो मान लो ये पॉइंट है कोई, ठीक है, और टॉप ऑफ द ट्री मान लीजिए ये, ठीक है, पहली बारी में ऑन द ग्राउंड विच इज़ 300 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री, मतलब ये पॉइंट जो है 300 मीटर अवे है ट्री से। व्हेन द ट्री ग्रू अप, मतलब जब ट्री ग्रू हो गया, मतलब बड़ा हो गया, और तो आपने देखा पहले यहाँ ट्री था, अब यहाँ हो गया होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो गया, कितना हो गया 60 डिग्री। तो आपने देखा पहले था 30, अब कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, कोई बात नहीं। फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके, हाउ मच डिड द ट्री ग्रो। आपने एक चीज़ देखी, पहले तो 30 डिग्री की अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो आपने देखा ये होता है √3 और ये होता है 1। अब आप देखो 60 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता चल जाएगा 60 डिग्री ट्रायंगल में क्या होता है, जो बेस होता है वो 1 होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब जो पूरी वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3। अब आपने एक चीज़ देखी क्या कि 1 की वैल्यू अगर √3 है तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 3 आ जाएगी। मतलब आप समझ गए कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है तो ये पूरा जो है वो कितना हो जाएगा, ये पूरा आपके पास आ जाने वाला है 3, ठीक है। अब आपको √3 की वैल्यू पता है, √3 की वैल्यू आपको कितनी पता है 300 मीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 100√3। अगर 300/√3 आप करोगे और √3 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 300/√3 आ जाएगी। 1 की वैल्यू मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे बन गया 300 पे गया तो 100√3 आ गया। अभी आपको वैल्यू बतानी किसकी है, आपको वैल्यू बतानी है हाउ मच डिड द ट्री ग्रो, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बतानी है, जो कि 2 है, तो 2 की वैल्यू बतानी है 2 × √3, मतलब 1.732। तो आपने देखा कि ये कुछ आ जाएगा 346 के अराउंड आएगा, ठीक है, 346 में। अब ये है, देखो बहुत कर लिया, तो 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, सी को 0 रखो और यहाँ पे पुट करो, ठीक है, कर लेना, बहुत कराया है इक्वेशन मैंने। और अगर किसी को नहीं करना हो ऐसे तो आप लोग क्या करें, a + b + c, और आपको मैंने बताया था रिसेंटली फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो आपने देखा 9, और फिर 9 का स्क्वायर कितना 81 और 54, तो आपने देखा यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 27 आ गया मेरा, और 9, तो 27 × 9 सबको पता है कितना होता है 243। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है द पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल है मतलब ये 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री तो आपको पता चल गया कि आइसोसेलेस है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होगा नहीं ना। तो आपने देखा बेस और परपेंडिकुलर इक्वल, मतलब आपने देखा ये a है तो ये भी a होगा, और फिर ये √2a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने देखा क्या √2a² हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2a। तो आपने देखा कि आपको पैरामीटर दे दिया, आपके हिसाब से पैरामीटर कितना है, आपके हिसाब से पैरामीटर आया कि इन दोनों को जोड़ा फिर हाइपोटेन्यूज के साथ जोड़ा, आपके हिसाब से पैरामीटर इतना आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना, ठीक है। फिर आपने देखा कि यार अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूँ कुछ तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, आपने देखा मैं कॉमन ये ले सकता हूँ। और फिर अगर मुझे यहाँ √2 + 1 बनाना तो मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, मुझे √2a कॉमन लेना पड़ेगा। तो √2a कॉमन लिया तो कितना रहेगा √2 + 1। अब आपने देखा ये गया, मतलब √2 एक
सॉरी √2 a की वैल्यू आपके पास 16 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने देखा a की वैल्यू आपके पास 8√2 आ जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल बताएं, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना a, हाइट कितनी a, तो आपने देखा a का स्क्वायर तो 8√2 का स्क्वायर, तो आपने देखा कि 64 इंटू 2/2 तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। पहली बात तो 6 का जो फैक्टर है वो क्या है, 3 और 2, मतलब नंबर पहली बात तो इवन होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत। फिर वो 3 का मल्टीपल, अब 3 का मल्टीपल आप चेक कर लो, आपने देखा 6 6 6, 5 और 4 9, फिर देखा बच गया 4, तो ये तो जाएगा नहीं 3 पे। फिर आप अब इससे सॉल्व करो, आपने देखा 6 3 9, 4 और 5 9, 7 और 2, और ये 2 बच गया, ये भी नहीं जाएगा 3 पे। फिर आप इसको सॉल्व करो, मतलब ये तो आंसर हो ही जाएगा, अब सारे तो ऑप्शन गए। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोला है विवेक जो है 14 दिन में काम कर देता है, और फिर आपको बात बोली है कि विशाल जो है 75% मोर एफिशिएंट देन विवेक। तो आपने देखा कि अगर विवेक 100% एफिशिएंट है तो विशाल कितना हो जाएगा 175। आपने इसको काटा तो आपने देखा 7:4 आ गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या, जिसके दिन दिए हों, किसके दिए दिन, विशाल के, सॉरी विवेक के दिन दिए हैं, जिसके दिन दिए हों उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई। आपने देखा इसकी एफिशिएंसी है कितनी 4, और जिसके दिन निकालने हो, निकालने किसके हैं, आपसे पूछा विशाल का टोटल टाइम निकालने। मैंने आपको बोला था जिसके दिन दिए हों, दिन दिए हैं विवेक के, उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो। विवेक की रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कितनी 4, और जिसके दिन निकालने हो, किसके निकालने हैं, विशाल के, तो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से डिवाइड। विशाल की रेशियो ऑफ एफिशिएंसी है कितनी 7, तो आपने देखा कि 8 डेज में कर देगा। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, आपने देखा एफिशिएंसी का रेशियो ये, तो आपको पता है टाइम का रेशियो जो होता है वो उल्टा होता है, किससे, एफिशिएंसी से। आपने देखा विवेक और विशाल और विवेक का टाइम का जो रेशियो है कितना 4:7। आपने देखा विवेक ने कितने टाइम में काम करा 14 दिन में, तो विशाल कितने में 8 दिन में करेगा। ये मेथड तभी पॉसिबल है, टाइम वाला मेथड, ये तो हर एक पे लगेगा, पर टाइम वाला मेथड तभी पॉसिबल है जब, टाइम वाला मेथड तभी पॉसिबल है जब आपको विवेक का दे विशाल का पूछ ले, या विशाल का दे विवेक का पूछ ले। अगर आपको विवेक का दे के विशाल और विवेक दोनों का पूछता, या विशाल और विवेक का दोनों का दे के विवेक का पूछ लेता, या विशाल का पूछ लेता, तब ये मेथड आपका गलत हो जाएगा। फिर आपको यही ध्यान आएगा क्या, जिसके दिन दिए है उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई, और जिसके दिन निकालने हैं उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से डिवाइड। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर यहाँ पे 1/√2 आ जाए तो आपको पता लग गया 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है। मैंने क्या किया, √2 को 1 के नीचे उतार दिया, तो आपने देखा 1/√2 की वैल्यू कितनी हो गई 45। अब अल्फा कितना होना चाहिए, आपको पता चल गया कि 60 - अल्फा = 45, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई। क्वेश्चन बोला है बैट्समैन स्कोर इतना 15 इनिंग में। आपने देखा कि इससे पहले 14 इनिंग हुए, अब मान लो कि 14 इनिंग में जो एवरेज था वो x था, तो टोटल रन कितने हो गए 14 इनिंग में 14x। अब इसके बाद बने 92 रन, कितने कौन से वे इनिंग में 15वें। अब 15 इनिंग का जो एवरेज हो गया, आपने देखा टोटल रन स्कोर्ड इन 15 इनिंग्स, नंबर ऑफ इनिंग्स, और एवरेज जो है इंक्रीमेंट हो गया कितने का 4 का। आपने देखा पहले x था तो अब x + 4 हो गया। सॉल्व कर लो, तो आपने देखा x की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई, x की वैल्यू जो है आपके पास आ गई 32, मतलब 32 एवरेज था। कब 32 एवरेज था 14वें इनिंग तक। आपसे पूछा है 15वें इनिंग के बाद एवरेज कितना हो गया, आपने देखा 4 का इंक्रीमेंट हुआ था, तो कितना हो गया 36 एवरेज। क्वेश्चन में बोला था डायामीटर दे दिया, बोला साइकिलिस्ट इतना टाइम चलता है, इतना डेस्टिनेशन। तो पहली बात तो आप एक चीज़ देखें, साइकिलिस्ट चला इतनी देर इतने की स्पीड पे। आपने क्या किया, सबसे पहले स्पीड निकाली। स्पीड क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस निकाला। सबसे पहले आपने क्या किया, आपको स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो आपको पता चल गया कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ। आपने देखा डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ कितना, स्पीड इनटू टाइम। आपने देखा स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर/आवर। ठीक है, आपको स्पीड क्या दे रखी है 72 किलोमीटर/आवर। आप इसको मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको पता चल गया 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्यों आपने मीटर/सेकंड में चेंज किया, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखी है यूनिट। फिर आपने देखा अब यहाँ तक तो ये मीटर/सेकंड में होगा, और यहाँ पे अब मिनट में है, तो आप मिनट को जब सेकंड में चेंज करोगे तो × 60 आपको करना पड़ेगा। आपने देखा ये आ गया 33/2, और फिर आप इसको × 60 कर दें। आपने देखा ये गया 2 पे ही गया। ठीक है, और फिर आप देखते हो कि 2 पंजे 10 हो जाएगा,
और 600 और 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करो तो 198, ठीक है 198, तो यहाँ से ही आ गया और उसके बाद 20, मतलब 19800 मीटर ट्रेवल किया किसने, साइकिलिस्ट ने। आपने देखा डायामीटर आपको दे रखा है साइकिल का कितना, साइकिल के पहिए का 126 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि डायामीटर अगर इतना है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ, 63 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है क्या कि हाउ मेनी रिवोल्यूशन व्हील लेगा ड्यूरिंग द जर्नी। आपने देखा डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, इतना, और एक सरकमफ्रेंस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। आपने देखा कि एक सरकमफ्रेंस में डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो होगा 2πr। मतलब अगर व्हील मान लो यहाँ से शुरू हुआ है, आपको पता है व्हील होता है गोल, और घूम के वापस ही आ गया, तो आपको पता चल गया कि एक सरकमफ्रेंस मतलब एक रिवोल्यूशन ट्रेवल हुआ है। एक रिवोल्यूशन किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो आपने देखा एक रिवोल्यूशन की वैल्यू कितनी आ गई, सरकमफ्रेंस की वैल्यू निकाल लो। तो आपने देखा यहाँ से कि ये जो आया है 44 × 9 आ गया, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 × 9 को अगर मैं सॉल्व करूँ, वेट, थ्री 96 हो जाएगा। तो आपने देखा सरकमफ्रेंस मतलब एक रिवोल्यूशन में इतना ट्रेवल करता है, कितना, 396 सेंटीमीटर, और ट्रेवल करना है इतना। तो आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है उसने कितना, 19800 × 100, ठीक है। ये मीटर में है तो आप अगर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आप देखोगे कि टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया सेंटीमीटर में कितना, 19800 × 100। फिर आपको बताना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे आ जाएगा, आपने देखा टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल करना है और एक रिवोल्यूशन में करता है इतना, ठीक है। तो आपने देखा कि ये 2 पे और फिर ये 50 पे, तो 5000 रिवोल्यूशन उसको लेने पड़ेंगे, 5000 गुलाटियाँ लेनी पड़ेंगी, ठीक है। क्वेश्चन में बोला 2000 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक प्रोजेक्ट दिया, पहले साल के बाद 15% एम्प्लॉयज़ डिक्रीज़ हो गए, दूसरे साल के बाद 10% डिक्रीज़ हो गए, और फिर क्या हुआ कि प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए तीसरे साल के बाद मतलब एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, थर्ड ईयर 10% इंक्रीज हुए। अब बोला व्हाट वाज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग ड्यूरिंग द 4th ईयर। अब ये बताना है कि 4th ईयर में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। आपने देखा कि शुरू में जब लगे तो कितने थे, 2000। अब क्या हुआ कि पहले साल के बाद क्या हुआ कि 15% डिक्रीज हो गए। आपने देखा टोटल वैल्यू 100%, 15% डिक्रीज होगी तो कितनी रहेगी, 85% वैल्यू। फिर आपने देखा कि दूसरे साल इन्होंने काम किया। अब दूसरे साल के बाद क्या हुआ कि इनमें से 10% डिक्रीज हो गए, मतलब 90% रह गए। अब तीसरे साल इन्होंने काम किया, अब इनमें से कितना डिक्रीज हो गया, इनमें से इंक्रीमेंट किया कितना कि तीसरे साल जिन्होंने काम किया, तीसरे साल के बाद क्या किया, इनमें 10% इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब 100% खुद की वैल्यू, 10% इंक्रीमेंट, तो 110%। तो अब ये लोग हैं जो चौथे साल काम कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या सोचा था आपने और क्या ही निकला, कितनी बड़ी इक्वेशन देके पता नहीं क्या ही चाह रहा था ये हमसे, ठीक है। तो बड़ी बड़ी इक्वेशन देख के आप लोगों को डरना नहीं है। 99 × 17 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 17 × 99 आप करोगे तो आप देखोगे कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1683 आ जाएगी, ठीक है। 17 × 99 अगर आप करोगे तो 1683 इज़ योर करेक्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ये, अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से अंडर रूट हटाऊँ तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होके कितना हो गया 5.76, और इधर मल्टीप्लाई में है ये, तो आपने देखा कि 00576। तो अगर ये इसको काटेगा तो कितने पे काटेगा, आपको पता है पूरा पूरा ही काटेगा, मतलब एक ही वैल्यू आनी है, 1200 नहीं हो सकता, 3600 नहीं, 2400 नहीं, 1000 आ जाएगा, आसान है। क्वेश्चन में देखा आपने पहली बात तो 8 शर्ट्स का मार्क प्राइस कितना, आपने देखा 8 शर्ट का मार्क प्राइस कितना, इतना। आपने देखा एक शर्ट का कितना हुआ 1200, ठीक है। फिर आपने देखा 15% डिस्काउंट जा रहा है, तो आपने देखा कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया एक शर्ट पे। आपने देखा सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस पे 15% छूट, मतलब 85% रेट पे मार्क प्राइस के दिया है। तो आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 पंजे 60 और 12 6 तो 1020, ठीक है। तो 1020 आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया, किसका, एक शर्ट का। आपको पूछा है क्या कि 5100 में उसने कितनी शर्टें खरीदी, तो आपने देखा 5100 में उसने 5 शर्टें खरीदी,
ठीक है। आपने देखा एक शर्ट की कॉस्ट इतनी, तो 5100 रुपये में कितनी शर्ट आएगी, आपने देखा 5100 में एक शर्ट की कॉस्ट डिवाइड कर दे, आपके पास नंबर ऑफ शर्ट्स आ जाएंगी। क्वेश्चन में दिया है 12 सॉलिड हेमिस्फीयर है, सेम साइज के, मेल्ट किया गया। अब आपको पता है 12 हेमिस्फीयर मतलब 12 जो हेमिस्फीयर था तो उनका वॉल्यूम जो है, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ 12, मतलब वॉल्यूम ऑफ 12 हेमिस्फीयर किसके इक्वल आपको करना पड़ेगा, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया, ठीक है। तो आपने देखा 12, अब आपको पता है क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो आपको इसकी रेडियस तो पता ही नहीं, वो तो निकालनी है। और इधर आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि पाई से तो पाई गया पहली बात तो ये, अब ये गया यहाँ से 7 आया, और अगर मैं देखूँ तो ये 4 आया है, और आर क्यूब की वैल्यू आई है 343/8। तो आपने देखा आर की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी 7/2, जिसको मैं क्या बोलूँगा 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोला रंजीत ड्राइव हिज कार एट द स्पीड इतना और 8 घंटे में पहुंचेगा। रहमान जो है कवर द सेम डिस्टेंस। आपने देखा पहली बात तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम हो जाती है। आपने देखा कि टाइम कितना लगा, आपने देखा रंजीत को लगा कितना टाइम, आपने देखा रंजीत को लगा 8 घंटे और रहमान को लगे 5 घंटे। तो आपने देखा टाइम का रेशियो आ गया, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा। फिर आपने देखा जो रंजीत था वो 50 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल कर रहा था, आपके पास स्पीड किसकी आ गई, रहमान की आ गई, कितना 80 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल कर रहा है। क्वेश्चन में बोला है रंजीत अगर अपनी स्पीड 10 बढ़ाए, मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई 60, और ये अपनी स्पीड 20 बढ़ाए, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 100 किलोमीटर पर आवर। अभी आपको बोला है व्हाट विल बी द डिफरेंस इन टाइम टेकन बाय हिम। आपने देखा कि अगर ये 60 की स्पीड पे ट्रैवल करता है और डिस्टेंस है कितना, आपने देखा कि डिस्टेंस जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। आप डिस्टेंस निकाल लो कहीं से भी। आपने देखा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इन टाइम, किसी एक की स्पीड ले लो। आपने स्पीड ले ली रंजीत की, और आपने देखा टाइम इसको लगा इतना, तो आपने देखा 400 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है, तो आप टाइम निकाल लो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपने देखा 400 की स्पीड मतलब 400 डिस्टेंस है, स्पीड कितने की, इतने की, तो आपने देखा टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से 20/3, इसको बोलूँगा 6 सही 2/3 मतलब 6 घंटे 40 मिनट। अगर रंजीत ट्रैवल करेगा 60 की स्पीड पे तो टाइम लगेगा 6 घंटे 40 मिनट, और अगर रहमान ट्रैवल करेगा, ठीक है, कितने की स्पीड पे 100 पे, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो आपने देखा ये तो कर लेगा 4 घंटे में ट्रैवल। इनका टाइम डिफरेंस पूछा है, तो आपने देखा 6 घंटे 40 मिनट और 4 घंटे का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम अ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द सेंटर। आपने देखा सेंटर कहीं यहाँ होगा, मान लो आप यहाँ है सेंटर, तो आपने देखा ये जो है यहाँ से लेके कितने डिस्टेंस पे है, ये जो यहाँ से लेके 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सॉरी। क्वेश्चन में बोला रेडियस जो है सर्कल की, आपको रेडियस दी है कितनी 6। आपसे पूछा है क्या कि 2 टेंजेंट ड्रॉ की है पी क्यू और पी आर। ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू आर, मतलब आपसे इसका एरिया पूछा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखें, पहले तो मेरी बात सुने, आप एक चीज़ देखें, क्या, एक सेकेंड, आपने देखा कि अगर मैं इसका एरिया निकाल दूँ, किसका, ट्रायंगल पी ओ आर का एरिया निकाल दूँ और मैं दुगना कर दूँ, क्योंकि आपको पता है ये जो है ये इसके इक्वल है, तो दुगना कर दूंगा, मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर आ जाएगा। आपको पता है ये कितना होता है 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि टेंजेंट जो है रेडियस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाती है 90, और हमने देखा 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर बेस जो भी, तो हमने देखा 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। अब आपको पता चल गया कि ट्रायंगल जो पी ओ आर है, ठीक है, ट्रायंगल जो पी ओ आर है या पी ओ क्यू है, उसका एरिया क्या आ जाएगा, हाफ, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका 2 गुना करना है, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इतना जो कि 88 सेंटीमीटर लंबी है, आपने देखा 88 सेंटीमीटर लंबी है और 11 सेंटीमीटर वाइड है, उसको रोल किया गया टू फॉर्म अ सिलेंडर। तो आपने देखा कि ये वाला जो कोना है ना, ये वाला कोना, ठीक है, ये इस कोने के साथ मिलाया गया
और ये वाला जो कोना है ये इस कोने के साथ मिलाया गया। आप एक ना कॉपी का पेपर लेके चाहे करके देख लेना कि जब आप कोने मिलाओगे ना तो आपका सिलेंडर फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ये वाला जो कोना था और ये वाला जो कोना है, ये दोनों कोने यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको बोला है कि हाइट जो है वो विड्थ ऑफ द पेपर के इक्वल है, पेपर के इक्वल है। तो आपने देखा ये तो 11 सेंटीमीटर आ गया पहली चीज़, ठीक है। और अब आपने देखा कि लेंथ जो है वो कितनी है, 88। और लेंथ जो थी वो कुछ लेंथ ऐसे थी, फिर क्या हुआ कि इसको फोल्ड करके हमने सिलेंडर बनाया। तो आप समझ गए कि ये जो नीचे जो सिलेंडर बना है तो इसका जो बेस है उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल है जो आपके पास लेंथ थी। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि यहाँ से शुरू हो रहा था पेपर और पेपर था कुछ ऐसे जा रहा था, सीधा जा रहा था। तो आपने क्या किया, यहाँ से मोड़ दिया। तो आपने देखा ये जो लेंथ है, मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो सरकमफ्रेंस ऑफ, मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है आपको पता है, ये जो है सर्क्यूलर है। तो अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँगा तो ये तो पैरामीटर हो गया, मतलब सरकमफ्रेंस। तो एरिया ऑफ मतलब बेस का जो सरकमफ्रेंस है, सॉरी एक बार दोबारा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या, मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, चाहे आप ऊपर वाला बेस मान लो चाहे नीचे वाला, बात एक ही है। और अगर आप इस पॉइंट को अगर यहाँ पे लाके जोड़ोगे तो आप नीचे वाले की बात करोगे तो बात एक ही है। तो आपने देखा दो बेस होते हैं, एक ये बेस होता है सिलेंडर का और एक ये बेस होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थी, मतलब 88 सेंटीमीटर जो लेंथ थी, ठीक है, वो ये सरकमफ्रेंस जो बेस का सरकमफ्रेंस है इसके इक्वल होगी, मतलब 2πr। आपने देखा कि ये हो गया 88 सेंटीमीटर के इक्वल। अब आपने देखा ये 44 हो गया, 2 पे गया। तो आपको पता चल गया कि रेडियस कितनी आ गई इसकी, 14 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 14 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताए, पाई आर स्क्वायर और एच कितना 11। अब आपने देखा 11 का 2 बार मल्टीपल, तो आपने पहले तो सॉल्व कर लिया 44, और 44 को 154 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आ जाएगा 6776 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है अ शॉपकीपर हैज़ अनाउंस्ड 40% रीबेट। रीबेट मतलब वापस मिलना, पैसे वापस मिलना, ठीक है, छूट भी बोल सकते हैं इसको। तो आपने देखा कि शॉपकीपर ने अनाउंस किया कि 40% रीबेट देगा ऑन द प्राइस ऑफ टीवी सेट्स एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब अगर सेल करता है वो टीवी सेट्स को तो 40% रीबेट देगा। क्वेश्चन में बोला है अगर परचेजर मतलब जो खरीदने वाला है अगर उसको 26,400 की रिबेट चाहिए तो उसको 6,000 रुपये के जो टीवी सेट हैं कितने खरीदने पड़ेंगे। आपने देखा पहली बात तो 6,000 रुपये का अगर टीवी सेट है, मतलब 6,000 रुपये का टीवी सेट है तो आपने देखा 40% इस पर रिबेट आना है, मतलब 2,400 रुपये रिबेट मिलेगा। तो आपने देखा 2,400 एक टीवी सेट पे रिबेट मिलेगा, टोटल उसको चाहिए 26,400 रिबेट। तो आपने क्या किया, 2,400 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास नंबर ऑफ टीवी सेट्स आ गए जो इसको खरीदने पड़ेंगे, और जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 11 आ गई, ठीक है। मतलब 11 इसको टीवी सेट खरीदने पड़ेंगे तब जाके इसको 26,400 रुपये का रिबेट मिलेगा, क्योंकि एक टीवी पे जिसकी कॉस्ट 6,000 रुपये है 2,400 रुपये रिबेट मिला है 40% के हिसाब से, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है क्या पाइप ए और बी, देखो ये तो क्वेश्चन मैंने सबसे पहली क्लास में कराया था टाइम स्पीड एंड उसकी पाइप एंड सिस्टम की। आपने देखा ए जो है 18 मिनट में टैंक को भर देगा, उसी टैंक को बी जो है 24 मिनट में भरेगा। तो आपने देखा टोटल वर्क कितना आ गया 72, और 1 मिनट वर्क ए का कितना आ गया 4, बी का कितना आ गया 3। क्वेश्चन में बोला है दोनों पाइप को ओपन कर दिया गया, देन आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पी बी क्लोज्ड सो दैट टैंक इज फुल इन 12 मिनट्स। आपने देखा कि बी को क्लोज करना है, पहली बात तो ये बी को क्लोज करना है, मतलब ए ओपन रहेगा, कब तक ओपन रहेगा, जब तक टैंक भरता नहीं। कब भरना है टैंक को, आपने देखा 12 मिनट में लिखा है, तो ए जो है 12 के 12 मिनट चलने वाला है। आपने देखा 1 मिनट में कितना काम कर लेता है 4, तो 12 मिनट में कितना कर देगा 48 काम कर देगा। अब काम रहा कितना गया 24, ये 24 काम जो है ये बी ने किया होगा। तो आपने देखा 1 मिनट में 3 भरता है, तो 24 भरने में कितना टाइम लेगा, ये 8 मिनट लेगा। मतलब 8 मिनट में इसने 24 भर दिया और उसके बाद इसको बंद कर दिया, टैंक जो है 12 मिनट में भर गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है 2 टाइम्स ऑफ एज सैलरी, मतलब 2 टाइम ए की सैलरी, तो हमने माना ए की सैलरी ए 5 टाइम बी की सैलरी के इक्वल है, और 4 टाइम बी की सैलरी जो है वो ट्वाइस सी की सैलरी है। तो हमने देखा ए रेशो बी कितना हो गया 5:2। फिर आपने देखा कि अच्छा, तो हमने देखा बी रेशो सी जो हो गया वो कितना हो गया
1:2। तो ठीक है, आपको अगर A:B:C मतलब एक कोलैज बनाना है दोनों रेशो का, तो आप क्या करेंगे कि आपको B को इक्वल करना पड़ेगा। आपने B को इक्वल किया तो आपने देखा कि आपको नीचे वाली रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने देखा A की सैलरी पूछी, अगर C की सैलरी 1600, अगर इसकी 1600 तो 1 की वैल्यू 400, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 2000। ठीक है, तो A की सैलरी जो है आपके पास 2000 रुपीज़ आ चुकी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, और अभी तक किसी ने आपको क्वेश्चन कराया नहीं होगा। इतना इंपॉर्टेंट और इतना आसान क्वेश्चन है, और अगर आपके पास आ जाए और अगर पहली बार देख रहे हो तो दिमाग हिल जाएगा ये क्वेश्चन देख के। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला ABC पार्टनर है बिजनेस में, A का जो कैपिटल है वो 5 मंथ के लिए यूज़ किया और उसने क्लेम किया 1/7 प्रॉफिट। फिर आपने देखा B का जो कैपिटल है 7 मंथ के लिए हुआ और उसने 1/5। पहली बात तो आपने क्या किया, आपने देखा इसने 1/7 क्लेम कर लिया, इसने 1/5, तो आपने क्या किया, जो टोटल प्रॉफिट है उसको लेट कर लिया, लेट टोटल प्रॉफिट। फ्रैक्शन हटाने के लिए आपने टोटल प्रॉफिट जो है वो 7 × 5 35 लेट कर लिया। ठीक है, तो आपने देखा 35 है टोटल प्रॉफिट, तो A का प्रॉफिट कितना हो गया आपने देखा A का प्रॉफिट कितना हो गया, आपने देखा A का प्रॉफिट है 1/7, तो A का प्रॉफिट आ गया 5, B का प्रॉफिट ऐसे ही 35 × 1/5 7। तो आपने देखा प्रॉफिट ऑफ C कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ C जो होगा वो कितना होगा, टोटल प्रॉफिट माइनस A का प्रॉफिट और माइनस B का प्रॉफिट। तो आपने देखा कि C का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 23 प्रॉफिट आ गया। पहली चीज़ आपको पता है प्रॉफिट का जो रेशो होता है, अब आपको पता है प्रॉफिट का जो रेशो होता है वो रेशो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ A, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ B, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ C। मतलब प्रॉफिट ऑफ A रेशो प्रॉफिट ऑफ B रेशो प्रॉफिट ऑफ C निकाल लिया हमने देखा प्रॉफिट ऑफ A कितना निकाला 5, प्रॉफिट ऑफ B कितना निकाला 7, प्रॉफिट ऑफ C कितना निकाला हमने 23। और फिर देखते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ A, डे ही नहीं रखी तो आप इन्वेस्टमेंट ऑफ A X मान लो, X और टाइम कितना, इसका जो इन्वेस्टमेंट था 5 मंथ यूज़ हुआ और इन्वेस्टमेंट B की अलग है, इसे तो आपने Y मान लिया, ये 7 मंथ के लिए यूज़ हुआ। और इन्वेस्टमेंट C की आपको दे रखी है कितनी 4600 और टाइम कितना 9 मंथ के लिए यूज़ किया। तो आपने देखा क्या, आपने देखा कि 23 की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। मतलब आपने देखा कि 23 की वैल्यू कितनी आ गई। आप क्या करो, आप यहाँ से जब आपने कोलैज करके लिखा ही हुआ है और आपको बताना क्या है कि A ने कितना कंट्रीब्यूट किया, आप क्या करो PA/PC इन्वेस्टमेंट ऑफ ऐसा लिखो। ठीक है, क्योंकि B का तो लेना देना ही कुछ नहीं है, B सिर्फ इतना था कि वो प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए था, बाकी B का कुछ लेना देना नहीं ना, B का हमने निकालना। अगर B का कैपिटल निकालना होता फिर आप PB/PC करते। आपने देखा प्रॉफिट ऑफ A कितना है, आपने देखा प्रॉफिट ऑफ A जो है वो 5 है और प्रॉफिट ऑफ C कितना है 23, 5:23। और इन्वेस्टमेंट कितनी X, टाइम कितना 5, 4600 और 9। अब आप इसको सॉल्व कर ले, आपने देखा कि X की वैल्यू आ गई 1800 रुपये। मतलब A का जो कंट्रीब्यूशन था वो था कितना 1800 का, और अगर आप देखो ना तो B का कंट्रीब्यूशन भी 1800 का होगा। और इसी तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, आपको दिया था एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब चाइल्ड 7 years ago इतना। तो आपने देखा कि अभी जो होगा वो एवरेज कितना हो जाएगा। आपने देखा कि हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का जो अभी का एवरेज है वो कितना हो जाएगा 49 years। देखो एक चीज़ देखो, पहली बात तो आपने देखा कि 7 साल पहले जो था वो एवरेज कितना था 42, और आप देखो कि 7 साल बाद के बाद इनका जो टोटल होगा, ठीक है, आपने देखा एक तो होगा कितना 42 × 3, ये तो 7 साल बाद का 7 साल पहले का टोटल है, और अभी का प्रेजेंट का जो इनका टोटल होगा आपने देखा कि 7-7 साल तीनों की साल में इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि इनका जो एवरेज आएगा वो डायरेक्ट भी आप बोल सकते थे कि जितने साल पहले इनका एवरेज इतना था, और अगर प्रेजेंट आपको एवरेज बताना है तो सीधा आप 7 ऐड करो। अब जैसे आपने देखा कि वाइफ और चाइल्ड का दे दिया आपको क्या कि 9 साल पहले जो इनका एवरेज था 36, तो अभी आप क्या बोलोगे कि 9 साल बाद, मतलब अभी प्रेजेंट में इनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा 36 और 9 45। ठीक है, आप करके भी देख लेना। आप क्या देखो, आपने देखा कि टोटल एज कितनी है 7 साल पहले इतनी, फिर आपने देखा कि हस्बैंड के भी 7 साल जोड़ो,
मतलब प्रेजेंट में आने के लिए आपको हस्बैंड के 7 साल, वाइफ के साथ और चिल्ड्रन के साथ, तो आपने देखा ये कितना हो गया 7 × 3, तो 42 × 3 प्लस 7 × 3 बाय 3 अगर आप करोगे, मतलब अगर आप अभी का एवरेज निकालोगे तो आपका 49 आएगा। देखो आसान तरीका है, ठीक है। तो आपने देखा अभी का एवरेज इतना, तो अभी का टोटल कितना, इतना हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की एज का, वाइफ और चाइल्ड का अभी का एवरेज इतना, तो टोटल कितना होगा, जितने बंदे हैं 2 बंदे हैं, पहले 3 थे। आपने देखा इसको मैं सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 147, इसको सॉल्व करूँ तो 90। तो आपने देखा कि हस्बैंड जो था उसकी एज जो थी वो 57 ईयर्स थी, मतलब 57 साल का था। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है क्या, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको दिया 2599। अब आपको पता है पूछा क्या x माइनस 1/x, ये तभी आपका आने वाला है अगर आपको पहले तो x² प्लस 1/x² पता हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। निकालेगा कैसे, मतलब निकलेगा कैसे, आपको यहाँ पे +2 करना है, फिर यहाँ पे +2। आपने देखा ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर लिखा है, खोल के देख लेना, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 लिखा होगा, और इधर कितना आ गया 2601। आपको पता है ये जो है कितने का स्क्वायर होता है, 51 का स्क्वायर होता है। तो आपने देखा x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 51। अभी आपको x माइनस 1/x बनाना है, तो आपको यहाँ पे -2 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी -2, तो आपने देखा 49 आ गया। अब ये जो है वो क्या लिखा है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और इधर 49, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, √49, जिसको आप 7 बोलेंगे। अब ये देखो CPO 20 में रज के कराया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने देखा सक्सेसिव डिस्काउंट, पहले 2 को सॉल्व कर लो। आपने इन दोनों को सॉल्व किया, x प्लस वाई माइनस XY/100, ठीक है। तो आपने देखा कि 35 में से अगर मैं 2.5 निकालूं तो 32.5% तो इन दोनों को सॉल्व करके आया। फिर आप 32.5 से 16 को सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर, और आपकी वैल्यू जो है मैं अभी बता देता हूँ, आप सॉल्व करते रहना, 43.33%। और एक तरीका ये, आप मार्क प्राइस 100 मानो। आपने देखा पहले 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना, मतलब पहले आपने 10% डिस्काउंट दिया, मतलब वैल्यू कितनी रहेगी 90%। फिर आपने 16% दिया तो वैल्यू कितनी रहेगी 84%। फिर आपने 25% दिया, तो अब जो आएगा आपका सेलिंग प्राइस आएगा, और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जब डिफरेंस लेंगे आपका प्रॉपर डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है क्या, अ सर्टेन सम अमाउंट बन गई 2 साल में इतना, सिंपल इंटरेस्ट पे है। आपने देखा कि 2 साल बाद अमाउंट बन के इतना हो रही है, मतलब आपने देखा कि इसमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स ऐड हुआ है, जिसकी वैल्यू आपको अमाउंट आ रही है कितना 8928। फिर आपने देखा कि वही सम ऑफ मनी 10,224 रुपये बन गया कितने साल में, 3.5 साल में। मतलब 3.5 साल में प्रिंसिपल को, और अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट जोड़ूं 3.5 साल का, तो आप देखेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट सॉरी अमाउंट जो आया आपके पास वो कितना आया, इतना। क्वेश्चन में आपको बोला है क्या कि कुछ सम ऑफ मनी है, कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है। अमाउंट जो है 2 साल में इतना हो जाएगा, तो आपने देखा प्रिंसिपल तो है ही है, और ब्याज है सामान्य ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, 2 साल का। फिर आपने देखा कि उसके बाद बोला 10,224 हो जाएगा 3.5 साल में, मतलब प्रिंसिपल और 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के कितना दिया आपको 10,224। आपने देखा कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, तो आपने देखा प्रिंसिपल से प्रिंसिपल तो गया, सिंपल इंटरेस्ट जो है आपके पास 1.5 साल का आ गया कितना, आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट 1.5 साल का आ गया कितना, माइनस कर दो। आपने देखा 14 में से 8 गया 6, और फिर 9, और फिर 1, और फिर 1, मतलब आपने देखा 1196 जो है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, यहाँ पे 2 आएगा सॉरी, ठीक है। तो 1296 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितने साल का, 1.5 साल का, मतलब 3/2 साल का, ठीक है। तो आपने देखा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, आपने देखा 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, 1 सेकेंड, 1296 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। तो आपने देखा 1 साल का 32 आएगा ना, ठीक है। तो आपने देखा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, इतना। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आपने देखा कि ये 1728 हो जाएगा, ठीक है।
तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स आपके पास कितना आ चुका है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर आपके पास आ चुका है 1728। अब आप अमाउंट में से अगर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर जिसकी वैल्यू कितनी है 1728 अगर माइनस कर दे तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास, आपने देखा प्रिंसिपल आपके पास आ रहा है 00 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 72, मतलब 7200 रुपये आपके पास प्रिंसिपल आ गया। और आपने देखा 1 साल का ब्याज है कितना 864, तो कितना परसेंट होगा 7200 का, आपने देखा कि ये 7200 का कितना परसेंट होगा, सॉल्व कर लो। आपने देखा कि आपको रेट परसेंटेज निकालना है, आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100, या फिर आप उससे भी कर सकते हैं SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, आपने सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है, आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना 864, प्रिंसिपल कितना 7200 रुपये, टाइम कितना 1 साल, तो रेट आ जाएगा आपका 1 2 12%, तो 12% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है 2 पर्सन ए और बी को टोटल पर वीक उनके एम्प्लॉयर द्वारा इतने पैसे दिए जाते हैं, और बोला है बी इज पेड, मतलब बी को पे किया जाता है 140% ऑफ द सम पेड टू ए। तो आपने देखा कि ए को अगर 100 पे किया जा रहा है तो इसको कितना 140, तो आपने देखा 5:7 में पे हो रहा है इनको। ठीक है, तो आपने देखा कि टोटल पे कितना हो रहा है रेशो के हिसाब से 12, और वैसे कितना हो रहा है 20:40, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा कि एक की वैल्यू जो है आपके पास 170 आ गई। ए को कितना पे किया जा रहा है, ए को 5 की वैल्यू निकाल के 850 रुपये पे किया जा रहा है। क्वेश्चन बोला क्यूबिकल टैंक, क्यूबिकल एक टैंक बना हुआ है, इतना लीटर पानी है, मतलब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबिकल टैंक का कितना 2500 लीटर। ठीक है, डेप्थ जो है, डेप्थ मतलब क्या हो गया आपकी हाइट जो है वो कितना है, इतना लेंथ का। तो आपने देखा कि लेंथ को अगर मैं x मान लेता हूँ, अगर मैं लेंथ को x मान लेता हूँ, या तो रेशो से होगा या लेंथ को x माना, आपने लेंथ को x माना तो आपको पता वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपने देखा ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ जो है 1/8 ऑफ x, और हाइट जो है मतलब डेप्थ जो है 1/5 ऑफ x। इसकी वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ चुकी है 25,000 लीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लें, आपने देखा कि अच्छा लीटर में है यार, आपको एक चीज़ पता होगी यहाँ पे क्या, कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 25,000 लीटर दिया है आपको, तो ये कितने मीटर क्यूब के इक्वल होगा, ये जो होगा आपके पास, क्योंकि मीटर क्यूब में क्यों निकाला मैंने, क्योंकि आपने देखा ऑप्शन में जो यूनिट है ना वो मीटर में है। ठीक है, तो आपने देखा 25 मीटर क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 25,000 लीटर, मतलब ये जो 25,000 लीटर है आपको 25 मीटर क्यूब के इक्वल रख के निकालना है। अब आप सॉल्व कर लो, x क्यूब बाई 40 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 25 मीटर क्यूब, तो आपने देखा x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 मीटर क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर। और आपसे पूछा क्या, लेंथ ही पूछी है, सीधा सीधा आ गए। तो क्वेश्चन में बोला स्पीड ऑफ ट्रेन इज इतना टाइम स्पीड ऑफ कार। आपने देखा स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार का क्या रेशो दिया है, कि अगर स्पीड ऑफ कार 1 होगा तो ये कितना है इसके 2:1/6 टाइम्स, मतलब 13/6 टाइम। अगर ये 1 गुना है तो ये 13/6 गुना है किसका, स्पीड ऑफ कार का। तो आपने देखा कि अगर मैं फ्रैक्शन को हटाऊँ ये 13:6 लिखा है। ठीक है, आपको बोला है कि कार कवर करती है 486 किलोमीटर इतने टाइम में, तो आपने देखा कि कार की स्पीड कितनी हो गई 486 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपने देखा 5 और 4, मतलब कार की स्पीड हो गई 54, तो 6 की वैल्यू 54 हो गई, 1 की वैल्यू 9, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 117। तो आपने देखा स्पीड ऑफ ट्रेन जो है आपके पास कितनी आ चुकी है, स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास आ चुकी है 117 किलोमीटर पर आवर। अभी आपको बोला है हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी 6 घंटे में। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है ट्रेन की 117, टाइम कितना 6 घंटे। तो आपने देख ली एक चीज़ क्या, कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये करेगा 702 किलोमीटर ट्रेवल कर देगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला HCF दे दिया, LCM दे दिया। आपको पता है कि रेशो ऑफ 2 नंबर आपको दे रखा कितना, तो हमने माना 1 नंबर ये, दूसरा ये। आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। तो आपने देखा 6x² की वैल्यू कितनी हो गई 6 8 जा 48, सॉरी
तो आपने देखा x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 8 आ गई। लार्जर पूछा है तो 3x की वैल्यू निकाल लो जो कि 24 आ जाएगी। आसान क्वेश्चन है। अब ये आ गया, आपने देखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अगर कॉस थीटा को आप दूसरी साइड लेके जाओ तो आप समझ गए कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये होता कब है, ये एक ही बार होता है जब थीटा 45 हो। ठीक है, अब 45 यहाँ पुट करो, आपने 45 पुट किया तो आपने देखा 1/√2 की पावर 4। तो आपने देखा ये कितना हो गया 1 + 4, और ये भी 1 + 4 तो 1/2 आ गया। क्वेश्चन में बोला है टैंक इज फिल्ड बाय तीनों पाइप। अगर तीनों पाइप साथ में मिलके भर रहे हैं तो कितना टाइम में भर देंगे, आपने देखा 4 घंटे में भर देंगे। फिर आपको बोला है C जो है ट्वाइस फास्ट है B के, तो आपने देखा C और B की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2:1। फिर B जो है थ्राइस फास्ट है किससे, A से, तो आपने देखा इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना हो गया 3:1। अब आप A/B/C निकाल लें, मतलब आप इन दोनों रेशो को कंबाइन करने। आपको पता है क्या कि B की वैल्यू आपको इक्वल करनी पड़ेगी, B की वैल्यू इक्वल कर दो। आपने देखा कि A/B/C का जो एफिशिएंसी का रेशियो है कितना आ जाएगा 1, 3 और 6। तो आपने देखा क्या कि जिसका टाइम दिया हो या जिसके दिन दिए हो या जिसके आर दिए हो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किसके आर दिए हैं ABC तीनों के। तो आपने देखा तीनों का रेशियो ऑफ एफिशिएंसी हो कितना गया 6 और 3 9 और 1 10। और आपको बोला क्या है कि जिसका टाइम निकालना हो, जिसके आर निकालने हो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी डिवाइड कर दो। तो आपने देखा A का निकालना, तो A की रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कितनी, इतनी 40 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। खत्म। ठीक है, अब ये देखो DI तो सेम है, देखो जल्दी जल्दी कर लेंगे। आपने देखा एक्सपेंडिचर ऑन हॉकी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ बेसबॉल। पहली बात तो आपने देखा बेसबॉल है कौन सी, बास्केटबॉल, सॉरी। आपने देखा बास्केटबॉल जो है ये लाइन है, ठीक है, और हॉकी जो है वो ये है। आपसे पूछा कितना ज़्यादा है, आपने देखा 15 डिग्री ज़्यादा है। और किस पे पूछा, बास्केटबॉल भी पूछा है, ये तो आसान हो गया। तो आपने देखा कि ये इससे 30% ज़्यादा है। इफ़ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स इन द ईयर वॉज इतना, मतलब आपने देखा कि टोटल अमाउंट जो स्पेंड हुआ पूरे स्पोर्ट्स पे, मतलब इन सभी स्पोर्ट्स को मिला के, मतलब 360 डिग्री पे जो टोटल अमाउंट स्पेंड हुआ वो कितना हुआ 10। ओहो, लिखा भी नहीं जा रहा है तो बहुत पैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला देन द अमाउंट स्पेंट ऑन टेनिस इज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन गोल्फ। ठीक है, तो आपने देखा कि टेनिस पे कितना खर्च हो रहा है, टेनिस पे हो रहा है 48 डिग्री खर्च और गोल्फ पे। ठीक है, तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना, आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना 13 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा कि 13 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। आपने देखा कि 36 का आधा है 18, तो 13 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है 13 डिग्री, 13 का आधा क्या होगा 6.5। तो आपने देखा सीधा सीधा 6,50,000 आ जाएगा। क्वेश्चन बोला है द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स इन द ईयर वाज इतना, देन द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट। आपने देखा 360 डिग्री की वैल्यू दी है आपकी बार कितनी, 2,40,00,000 रुपये। ठीक है, और बोला क्रिकेट और फुटबॉल पे साथ में कितना स्पेंड हुआ। आपने पहले तो क्रिकेट देखा, क्रिकेट है ये, और फुटबॉल कौन सा है, फुटबॉल है ये। तो आपने देखा कि साथ में 8 5 13 132 डिग्री स्पेंड हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि 24/36 ये कितना हो गया 2/3, और 2/3 को आप 132 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे ये आ गया 44, तो कितना 8 बचेगा आगे, तो ये आ जाएगा C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पूरे को ना सॉल्व करें, टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन बोला व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। आपने देखा एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी ये, ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितना हो गया 37.5, दोनों को जोड़ा 20 और 17.5 37.5 टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट ये कितना हो गया 32.5। ठीक है, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो आप देखेंगे कि ये तो 25 पे जाएगा। ठीक है, तो 25 पे अगर ये जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 15, और ये 25 पे जाएगा तो 25, और फिर यहाँ से 13 आएगा, तो 15/13 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है टोटल एक्सपेंडिचर पे कंपनी के। तो 2012 में जो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर था उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे 20% खर्च हुआ, ट्रांसपोर्ट पे 12.5%, एडवर्टाइजमेंट पे 15%,
क्वेश्चन में बोला परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी बोला है एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, मतलब सैलरी पे जो खर्चा है वो इतना, मतलब 20 की वैल्यू आपको दे दी 2.8 करोड़, मतलब 2 करोड़ 80 लाख। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है देन द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड टैक्सेस, आपने देखा एडवर्टाइजमेंट ये, टैक्सेस ये, इन दोनों का डिफरेंस कितना 5, तो 20 की वैल्यू ये हो गई, तो 5 की वैल्यू, अगर 5 की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है बटे 4, तो यहाँ भी बटे 4 करोगे तो ये कुछ 70 लाख आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा टोटल एक्सपेंडिचर, if the total amount of expenditure, total amount of is x times the expenditure on transport। अच्छा, एक सेकेंड, पहली बात तो आपने एक चीज़ देखी क्या, कि पहली बात तो इनको जोड़ के ना आपको पता है सबको 100% आने वाला है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज जो टोटल होता है ना वो 100% होता है, और चाहे आप जोड़ के देख लो, जोड़ो 20 और 15 35 और 10 45 50, और फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30, तो 50 और 30 80 और 20 100 आ गया, मतलब 100% टोटल है। अभी आपको बोला है कि जो एक्सपेंडिचर है कंपनी का, जो कि कितना है 100%, वो x गुना है किसका, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। तो आपने देखा कि एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट कितना है, आपने देखा 12.5%। ठीक है, उसका x टाइम में, तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी आ गई 8, मतलब 8 गुना था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पर इसका जो ये डाटा दिया है ना, यही देख के काफ़ी लोग डर जाएंगे। कुछ नहीं दिया, जस्ट आपको टाइम वेस्टेज कराई है आपकी कि हाँ निकाल, बैठ करके दिखा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आप इसको ना भी पढ़ेंगे ना, आप इसको ना भी पढ़ेंगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कैसे, आप सिर्फ इतनी चीज़ पढ़िए, एनुअल परसेंटेज रेट दिया है आपको, मतलब ये परसेंटेज रेट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है परसेंटेज में, मतलब ये कितना हो गया, आपने देखा ये हो गया 6.5%, ये हो गया 7%, ये हो गया 8%, ये हो गया 9%। ठीक है, ऐसे आपको दिया। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन में बोला है इन्वेस्टर ने क्या किया, इन्वेस्ट किया 4 लाख रुपया कंपनी क्यू में। आपने देखा कंपनी क्यू कौन सी है, गोल वाली। ठीक है, कंपनी क्यू गोल वाली है, और ये है स्क्वायर वाली कंपनी पी 2000 में, मतलब आपने देखा 2000 में कंपनी गोल वाली कितनी, तो आपने देखा इस पे ब्याज कितना है, आपने देखा 9% ब्याज है इस पर। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर द एंटायर अमाउंट, तो आपने देखा पहले तो 4 लाख इन्वेस्ट हुआ, तो आपने देखा 4 लाख अगर इन्वेस्ट हुआ तो इस पे 9% ब्याज मिला, मतलब 9% वैल्यू में इंक्रीमेंट आया, तो वैल्यू हो कितनी गई 2001 में, तो आपने देखा 2001 में जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4,36,000। ठीक है, अब ये अमाउंट हो गई 2001 में जो कंपनी क्यू से निकलेगी। फिर बोला आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद कितनी अमाउंट हो गई, इतनी, एंटायर अमाउंट, जो ये पूरी अमाउंट है ये ट्रांसफ़र कर दी कंपनी पी में, मतलब ये वाली कंपनी कौन सी, चौरस। अब चौरस कंपनी पी का जो 2001 का ब्याज दर है वो कितना है 6.5%। ठीक है, एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर, आपसे पूछा है क्या, व्हाट अमाउंट विल द इन्वेस्टर रिसीव फ्रॉम कंपनी पी, मतलब कितनी अमाउंट कंपनी पी से मिलेगी इन्वेस्टर को। तो आपने देखा 2001 में 6.5%, तो आपने देखा 4,36,000 वैल्यू तो तभी होगी थी जब 2001 से 2000 से 2001 में जब अमाउंट आई, मतलब कंपनी क्यू में जब 2001 में अमाउंट डाली, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या, कि जब 2000 में अमाउंट डाली कौन सी कंपनी में, क्यू में, कितनी 4 लाख, तो जब 2001 में वापस निकाली, मतलब बाहर निकाली 1 साल के बाद, तो कितनी अमाउंट होगी 4,36,000। अब ये जो 4,36,000 है कंपनी पी में डालना है आपको 1 साल के लिए। आपने देखा ब्याज दर कितना 6.5%, तो आपने देखा कि 100% तो इसकी खुद की वैल्यू और 6.5% और मिल गया। तो आप इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से देखने वाले हो कि वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी कितनी, 436 इंटू 106.5, मतलब 46 मतलब ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये वो अमाउंट है जो 2001 में 4,36,000 कंपनी पी में डालने के बाद आपको मिली। अब क्वेश्चन बोला है दो सम है इन द रेशो 9:10, इफ 2 सम्स इन द रेशो, मतलब 2 सम है, 2 प्रिंसिपल है, 9:10 में इन्वेस्ट किया गया कंपनी पी और क्यू में। आपने देखा पी में कितना इन्वेस्टमेंट किया 9,
और क्यू में कितना 10, ठीक है। और आपको बोला रिस्पेक्टिवली इन 1999, आपने देखा 1999 में कंपनी पी की ब्याज दर कितनी 10%, कंपनी क्यू की कितनी, आपने देखा कंपनी क्यू की ब्याज दर जो है कितनी है 8%। आपसे पूछा रेशो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बताइए जो कि पी और क्यू कंपनी से मिला, उसका रेशो बताइए। तो आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट आपने देखा नो प्रिंसिपल है, तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, तो 9 का 10% निकाल लो, ठीक है। और फिर बोला है क्या कंपनी क्यू को 10 जो सम था, जो प्रिंसिपल था, इस पे जो ब्याज है, तो आपने देखा ब्याज की है कितनी रेट 8%। तो आपने देखा कि 9 प्रिंसिपल पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 10 प्रिंसिपल पे 8% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपके पास यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लो। आपने देखा 90 और 89 रेशो 8 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ 3.5 lakhs वॉज इन्वेस्टेड इन कंपनी पी। अच्छा, पी कंपनी में 2000 में, तो आपने देखा ये वाली कंपनी में 7.5% के हिसाब से 2000 में 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल एक्रू इफ द अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड इन कंपनी क्यू। आपने देखा कंपनी क्यू में अगर इन्वेस्ट करता, आपने देखा इस साल में कंपनी क्यू में ब्याज जो है वो कितना है 9%। तो आपने देखा कितना ज़्यादा है 1.5%। तो आप 3.5 लाख का 1.5% निकाल दो कि इतना डिफरेंस आता। फिर आपने देखा कि आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5250, ठीक है। तो आपने देखा कि आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। अभी सिर्फ 13 दिसंबर की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 रह गई, जो कि कल की डेट में हम लोग सॉल्व कर देंगे कम्प्लीटली, ठीक है। और कल CPO 19 आपका समाप्त हो जाएगा। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज़। थैंक यू, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।